आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज करेंगे मुंबई की इस खबर के साथ जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त शदीद गम में डाल दिया है। अजीम गुलकारा लता मंगेशकर आज इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 92 साल की थी और वो काफी दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थी। लता मंगेशकर कोरोना वायरस के साथ साथ नमोनिया से भी मुतासिर थी और 9 जनवरी को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो अब तक जेर इलाज थी। गुज़श्ता रोज उनकी तबीयत बिगड़ने के बायस उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लता मंगेशकर के इंतकाल से मुल्क और बैरून मुल्क में मौजूद उनके मद्दाहों में सोग की लहर दौड़ गई है। ब्रिच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि लता मंगेशकर का सुबह 8:12 पर इंतकाल हुआ। इस बीच कोरोना से मुतासरा होने पर मुसलसल 28 दिनों तक दाखिल होने के बाद यहां अस्पताल में रहने के बाद वो मुतद्दिद अज़ा के नाकाम होने के सबब फौत हो गई। मौसीकी की सनत में लता मंगेशकर की शराकत बेमिसाल थी और उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लता मंगेशकर ने 78 साल के करियर में 25,000 गाने गाए। उन्हें मुतद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया और प्यार से उन्हें दीदी भी बुलाया जाता रहा। वो 3 बार की नेशनल अवार्ड याफ्ता थी। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम शुरू किया और वो इस उम्र में घर की जिम्मेदारी संभालती थी जब बच्चे खेलते और आमतौर पर पढ़ा करते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। इस बीच अपने बहन भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बताया जाता है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की और लता मंगेशकर शायद इस दुनिया से जब चली गई, लेकिन उनके सदाबहार गानों के मिरास मद्दाहों के लिए वो छोड़ गई हैं। लता दीदी अपने उन गानों के जरिए दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगी और अजीम गुलकारा लता मंगेशकर आज जब इंतकाल कर गई हैं, 92 साल उनकी उम्र थी। 1929 में उनका जन्म हुआ था और काफी दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थी। कोरोना के साथ साथ जैसा कि पहले मैंने बताया नमोनिया से भी मुतासिर थी। और इस बीच आपको बताएं कि 9 जनवरी को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था, जहां वो अब तक जेर इलाज थी। मुसलसल वेंटिलेटर पर थी और वहां से बीच में तबीयत कल ठीक हुई, इस तरह की भी खबरें आई, लेकिन दोबारा वेंटिलेटर पर चली गई। इस बीच खबर जब ये मिली तो लता मंगेशकर की याद में 2 रोज़ा कौमी सोग मनाने का सरकारी जराये से जानकारी मिल रही है, ऐलान किया गया। इस दौरान कौमी परचम उनके एजाज में सरनगू रहेगा और उनकी आखिरी रसूमात रियासती एजाज के साथ अदा की जाएंगी। लता मंगेशकर कई अशरों तक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आवाज रही। इस बीच वज़ीर आज़म, सदर हिंद, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा मुल्क की अहम शख्सियात एक के बाद दीगर ट्वीट्स करके उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी खिदमात को सराह रहे हैं और दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि लता मंगेशकर जी के इंतकाल की तकलीफ देह खबर मौसूल हुई है। वो कई अशरों तक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आवाज रही। उनकी सुनहरी आवाज अमर है और उनके मद्दाहों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। उनके अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत, राहुल गांधी लिखते हैं। नितिन गडकरी मरकजी वजीर जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके लता मंगेशकर के इंतकाल की जानकारी दी, उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने साथ एक पुरानी तस्वीर को लता मंगेशकर के साथ शेयर किया
और दुख का इजहार किया। राजनाथ सिंह, उन्होंने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। संजय राउत, जो कि इस वक्त एक रियासत के अंदर हुकूमत में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्होंने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। और इस वक्त जहां पर अब से थोड़ी देर बाद आखिरी रसूमात के लिए भी तैयारियां जो हैं वो लगभग की जा रही हैं, हतमी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद मुकम्मल तौर पर यह भी ऐलान किया जाएगा क्या कोई सरकारी तौर पर भी उनके आखिरी रसूमात में शामिल होगा या नहीं। लेकिन मुल्क के अंदर सोग का भी ऐलान किया गया है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मनहूस खबर आई है लता जी को लेकर। लता जी हमारे बीच में नहीं है। ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा। कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम रखती है। जारी है। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि मौसीकी के हवाले से मेरी इब्तदाई यादें मेरे वालिद की फिल्मों जैसे आंधी, सरगम, नूरी और गाइड के गाने बजाते हैं। ये साउंड ट्रैक कभी भी मेरे पसंदीदा यानी जो उनकी फेवरेट लिस्ट है उससे बाहर नहीं जा सकते, नहीं हटे हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक उनके साथ साथ कर्ज, कभी कभी और आशा जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जिनसे कई गाने उन्होंने लता मंगेशकर के सुने और अपनी फेवरेट लिस्ट में उन्हें शामिल किया। और एक और कभी भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उमर अब्दुल्ला ने दुख का इजहार करते हुए और अब कुछ पुरानी यादों को अपने वालिद के साथ लता मंगेशकर की जो रही हैं उनको ट्वीट के जरिए आंधी, सरगम, नूरी और गाइड जैसी फिल्मों का नाम याद दिलाया कि वो कभी भी इनको अपनी फेवरेट लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते। शदीद गम इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है, सोगवार है और जम्मू कश्मीर से भी रिएक्शंस आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। बात सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और बैनुल-अक़वामी सरहद पर आज एक बार फिर दरअंदाजी को नाकाम बनाने का दावा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला सांबा में आज बताया जाता है कि 3 दरअंदाज सरहद के इस पार दाखिल होने के दौरान उन्हें मारा गया। इस दौरान वहां तैनात बीएसएफ के एहलकारों ने तीनों को चैलेंज किया, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी सुबह से चलाया जाता रहा है और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक 3 दरअंदाजों को मार गिराया गया है, जिनकी बॉडीज अभी तक पाकिस्तानी हुकाम को सौंपी नहीं गई है। ताहम इस बीच जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी इस वक्त भी अलर्ट पर है ताकि किसी भी मजीद नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इन मारे गए तीनों दरअंदाजों से 36 किलोग्राम मंशियात बरामद हुए हैं, जिसमें तहकीकात भी शुरू बीएसएफ हुकाम ने कर दी है। इधर सरहद जिला बारामूला के उड़ी तहसील में भी पुलिस ने नार्को टेरर मॉड्यूल से वाबस्ता 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 18 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज यानी 5 फरवरी को एसएचओ पुलिस स्टेशन उड़ी के सरबराही में पुलिस टीम ने दाची बस्तरगान इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान 2 गाड़ियों को शाहरा पर मशकूक हालत में पाया। पुलिस टीम गाड़ियों के नजदीक जो ही पहुंची तो बताया जाता है कि गाड़ियों में मौजूद ड्राइवरों ने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने पेशा वाराना सलाहियतों को बरोकार लाकर दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक दोनों गाड़ियों की तलाशी के दौरान 8 पैकेट बरामद हुए, जिनमें 9 किलो हेरोइन मौजूद थी, जिसकी मालियत 18 करोड़ रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मोहम्मद साबिर बताया जाता है कि इनका ताल्लुक जबड़ा कमलकोट उड़ी शुमाली कश्मीर से है, जबकि परवेज अहमद तांतरे जो कि रफियाबाद सोपोर का रहने वाला है। और जामे तलाशी के दौरान मोहम्मद साबिर बरवाल के कब्जे से 5 लाख रुपए के चेक और एक आधार कार्ड जब्त हुआ। वहीं परवेज अहमद तांतरे के कब्जे से 9,79,500 रुपए के 7 चेकें, एक चेकबुक, एक आधार कार्ड, मोबाइल फोन, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड्स, एक किसान कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ साथ दूसरे कागजात भी बरामद करके जब्त किए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। साल 2022 की पुलिस ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानती है, जिसमें कई खुलासे होंगे और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं।
जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने यूनियन टेरिटरी में तमाम सरकारी मुलाजमीन की माहाना कामकाज का जायजा लेने के लिए J&K एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग EPM पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस अतुल डल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD मनोज कुमार द्विवेदी के अलावा इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसरान बशमूल NIC के लोग भी मौजूद थे। डॉक्टर मेहता ने यूटी में गुड गवर्नेंस के तरीकों पर एक आला दर्जे पर ले जाने की पहल को एक अहम रास्ता करार दिया और बताया कि जम्मू कश्मीर में हर सरकारी महकमे में तमाम मुलाजमीन की जिम्मेदारी कितनी अहम है और अहदाफ और कामयाबी को कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए पोर्टल इंतहाई जरूरी करार दिया गया। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन जारी है, जिसका आखिरी दिन है। चूंकि गुज़श्ता 24 घंटों में भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जरूर देखा गया है, ताहम राहत की बात यह है कि यूनियन टेरिटरी में मुसलसल तीसरे रोज कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस 2000 से कम आए हैं। 4 अफराद की कोविड से मौत भी हुई है। ताज़ा केसेस में 887 जम्मू सूबे से, जबकि 719 वादी कश्मीर से सामने आए। इस बीच केसेस की मजमूई तादाद 4,45,000 से तजावुज कर गई है। जिलावार तफसीलात फराहम करते हुए सरकारी बुलेटिन में बताया गया है कि श्रीनगर में 212, बारामूला में 113, बडगाम में 75, पुलवामा 47, कुपवाड़ा 47 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी, जहां पर जम्मू 307, उधमपुर 46, राजौरी 24, डूडा 259, कठुआ 24, सांबा 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जम्मू सूबे में अब तक 2302 और वादी में 2404 अमवात हो चुकी हैं, जबकि हफ्तावार लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। इधर लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में लापरवाहियां भी मुतअद्दिद मकामात पर देखी जा रही हैं। जम्मू में लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, जहां अवाम में सख्त नाराजगी है। जम्मू सूबे के अंदर पाबंदियों के बावजूद भी कई इलाकों में जहां पर गैर जरूरी आमदोरफ्त पर या नकलो हरकत पर पाबंदी थी, इसके बावजूद नकलो हरकत दिखी, जिस पर लोगों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए कि अगरचे सरकारी दफातर से हुक्मनामे जारी होते हैं, ताहम जमीनी सतह पर अमलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, पुलिस से और सिविल इंतजामिया से मुतालबा किया गया। मुझे जम्मू वासी होते हुए शर्म आ रही है अपने एडम के चेहरे देखते हुए, जो बंद कमरों में ऐसे ऑर्डर बना देते हैं, एक लॉलीपॉप दे देते हैं आम पब्लिक के मुंह में, चूसते रहो चूसते रहो। क्या ऑर्डर है ये? बंद करने का है तो ये बाजार बंद है क्या? खुलने का है तो ये बाजार खुला है क्या? क्या ऑर्डर है? आज जिनकी डिग्रियों पे जो अपने आप को डीएम बन के बैठे हैं, जो अपने आप में CS बन के बैठे हैं, जो अपने आप के डिवकॉम बन के बैठे हैं, मुझे हैरानगी हो रही है इनकी डिग्रियों पे कि इन्होंने क्या पढ़ाई पढ़ी है, क्या फैसले ले रहे हैं। अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? मैं अपने रिमार्क्स रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ब्यूरोक्रेसी फैसले लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? और जिसको हम जम्मू यूटी बोलते हैं, इसको पूरा देश खुल रहा है, सिर्फ जम्मू में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो जम्मू नहीं खुल रहा, पर है ये यूटी। मैं अनुरोध करता हूं रविंद्र रैना जी से कि वो जम्मू के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते, उनको भी कम से कम बोलना चाहिए। यहाँ पे दुकानें हैं और सैकड़ों के हिसाब से दुकानें हैं। ये शहर है मेन, जहाँ पे गर्म माल हर किसी दुकान पे पड़ा हुआ है। हमारे ये 2 दिन जब खराब होते हैं तो हम 10 महीने इसको हम नहीं संभाल के रख सकते और ना ही रख पाएंगे। कम से कम हमें जो ये सैटरडे संडे है ये खोलने दिया जाएगा और हम खोलेंगे भी। हमें मजबूर मत करो एक आंदोलन करने के लिए कि हमने किराए निकालने हैं, दुकानों के किराए निकालने हैं, मुलाजमों के खर्चे निकालने हैं। हम कहां से निकालेंगे? या तो हमें मुआवजा दिया जाए। भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 5वीं बार टाइटल अपने नाम कर लिया। इससे कबल टीम इंडिया साल 2000, 2008, 2012 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। एंटीगुआ के नॉर्थ ग्राउंड सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी और 5वीं बारी खिताब अपने नाम कर लिया।
तेज गेंदबाज राज बावा ने 31 रन देकर 5 विकेट लिए और रवि कुमार ने 34 रन पर 4 विकेटें हासिल की, जबकि जारहाना गेंदबाजी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 44.5 ओवरों में 189 रन पर निपटा दिया। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम पहली मर्तबा ऑल आउट हुई है, जबकि भारत की तरफ से यह दफा हासिल करने में शेख रशीद ने 50 और बावा की जानिब से 34 रन भी काफी काम आए, जहां पर 116 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से जेम्स ने इंग्लैंड के लिए 95 रन बनाए थे, ताहम वो इंग्लैंड की कामयाबी का सबब नहीं बन सके। वहीं राज बावा ने 9.5 ओवर में 31 रन देकर जहां 5 विकेट लिए, रवि ने 4 विकेट लेकर एक बड़ा रोल प्ले किया, जबकि कौशल तांबे के हिस्से में 1 विकेट आया। इस बीच जेम्स सेल्स 65 गेंदों पर 34 रन बनाने वाले सबसे ज्यादा रन्स बनाकर इस फहरिस्त में इंग्लैंड की तरफ से ऊपर रहे, ताहम भारत की जानिब से हदफ को जल्द हासिल करके साल 2000, 2008, 2018, 12 और 22 में एक बार फिर से 5वां वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। शुमाली कश्मीर के सब डिवीजन गुलमर्ग के एक छोटे गांव से ताल्लुक रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान वल्द मोहम्मद यासीन खान, जो कि बीजिंग चीन के अंदर हिंदुस्तान के वाहिद ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं, कौमी परचम लहराकर बिलाखिर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। इस बीच सब डिवीजन गुलमर्ग में जहां पर आरिफ के बीजिंग पहुंचने ही जश्न का समा है, आज दिन भर भी लोगों की कसीर तादाद उनके घर पहुंचकर उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश कर रही है, जबकि उनके घर वालों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही आरिफ की दिलचस्पी खेलों में ज्यादा रही है और सरमाई खेलों में जाने का वो पहले से ही शौकीन रहा है। आज 47 मालिक में सरमाई खेलों में शिरकत करके बिलाखिर बीजिंग में जाकर भारत की न सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि कौमी परचम भी लहराया और सबसे पहली तकरीब का वो हिस्सा बने हैं। और आरिफ मुल्क के पहले ऐसे स्कीयर हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और वाहिद स्कीयर इस बार हिंदुस्तान की जानिब से दावा पेश कर रहे हैं। सबसे गुलमर्ग से ताल्लुक रखने वाले आरिफ खान के घर में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कल ही आरिफ खान ने बाज़ाब्ता तौर वाज़ह किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। तो इस वक्त हम आरिफ खान के घर में मौजूद हैं, उनकी मां से हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ख्वाहिशें थी आरिफ खान की, तब जाके जो आरिफ खान ने बाज़ाब्ता तौर ओलंपिक्स में शमूलियत की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या शुक्रिया आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सठा खुश अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन पे वोत अमिस अथ कारस सत, अमिस मोल तो अथ कारस सतन, सिकी कार सिकी शापस पे अमिस तो गो पन शौक बचपन लागनस 2005 पे 2004 पे, तो यह रोद अथ कारस सत अस तोर अमिस सपोर्ट, अत अंदर कोर अमिस सठा काफी सपोर्ट। अस वन यह वात अत मकामस पे यकदम जल्द जल्द वात अत मकामस पे, सोन ख्वाब गए पूर। तो सठा जान अस खतर अम कर यह तरक्की जम्मू कश्मीर खतर, सरसी इंडियास खतर, पन्न हमसायन खतर, पन्नस गामस खतर, फैमिली कोरनस सपोर्ट, बॉय कोरनस, माल कोरनस, माज कोरनस, हर कंस कोरनस सपोर्ट अत मज। वनकस सारी खुश शुक्र गुजार अत मज वनकस सारे ऑल इंडिया। तो बसान वनकस ये सात आरिफ साहब ब्रोह तह मुल्कन मज कर तर्जुमानी गेम गिंदान कि अत मज मुल्कन मज हिस्स दिवान, मगर इस माहौल बने ओलंपिक माहौल ये तम रात बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर सत पूरी इंडिया तर्जुमानी कर, तो तम सात क्युत माहौल बासो तुम ये सात रात टीवी स्क्रीन पे? सठा असल माहौल, सठा खुश वनुक तमत यह आव 48 मुल्कन मज गिंदित, वनुक तान गिंद 48 मुल्कन। आज दोस मे घरस मज मुबारक करने, पन तह हमसाय तह सारी लूक वारिया लूक यह गुलमर्ग मज बचपन पे सिकी करान, यह बाकियन तह हेचनावान, उमन तह वन यह वनकस तह वन यह ब्रोह ब्रोह पकु तुह वातनायो अल्लाह ताला अत मकामस पे। मैं आरिफ साहब की बहन हूँ, छोटी बहन उनकी। तो हम बहुत खुश हैं कि कल ओपनिंग सेरेमनी हुई आरिफ साहब की ओलंपिक्स में, तो वी आर वेरी डिलाइटेड, इट्स एन ऑनर। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हमारे भाई साहब ओलंपिक्स में गए, उन्होंने ये स्टेज, ये मकाम हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला का की देन है और इस कामयाबी से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। हमसे ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा तो हमारे नेबर्स जो भी हैं, रिलेटिव्स, जो भी कश्मीर, पूरी आवाम खुश है। आरिफ साहब ने
न कि अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया है, पूरे कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को प्राउड फील करवाया है। और हम इस बात से बहुत ही खुश हैं कि हमारे घर से हमारे फैमिली मेंबर ने ऐसा किया है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं जो सपोर्ट हमें करते हैं वो सब खुश हैं, सब सपोर्ट करते हैं उनको हम, और हम इस बात का शुक्रिया अदा सबको कर रहे हैं उनकी प्यार के लिए। और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे। Alhamdulillah, we are very happy for our brother that he reached this place. He had worked very hard from the very beginning और अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत को रंग लाया और उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया। हम चाहते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करे और कामयाब होकर घर लौटे। We wish him all the best. इधर खेल सरगर्मियों के फरोग के लिए सरहद जिला पुंछ में भी काम मुसलसल जारी है, जहां पर श्यामलाल हॉकी क्लब और पावर हाउस क्लब पुंछ की जानिब से जम्मू कश्मीर में हॉकी को फरोग देने के लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और इस बीच अब जाकर सरहद जिला पुंछ के अंदर हॉकी पुंछ के इश्तराक से अपने सरप्रस्त और साबिक साई कोच श्यामलाल शर्मा को याद किया गया, जिन्हें हॉकी के सुतून के तौर पर सरहदी जिले में माना जाता है, जिन्होंने मकामी सतह से नौजवान खिलाड़ियों को लाकर मुल्की सतह पर रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया है। उनकी चौथी बरसी है और तकरीब में जहां पर सीनियर अफसरान भी शामिल हुए, वहीं खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनकी जिंदगी में श्यामलाल शर्मा ने कलीदी रोल अदा किया है। बताया जाता है कि श्यामलाल शर्मा को पुंछ के अंदर हॉकी को जिंदा रखने के लिए सबसे बड़े शख्स या सुतून के तौर पर देखा जाता है। हमारे बीच से 4 साल पहले श्यामलाल शर्मा साई हॉकी कोच, उनका जो है वो आज ही के दिन निधन हुआ था। आज ही के दिन वो टीम को सीनियर नेशनल खेल के लड़कियों को टीम को लेकर वापस आ रहे थे और आज ही के दिन एक एक्सीडेंट में यहाँ बीजी के पास देरी रिलोट एक जगह, वहाँ उन्होंने अपने जो है वो प्राण त्यागे थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस हॉकी को समर्पित किया। अगर आज पुंछ में हॉकी है, अगर 2000 प्लेयर है तो 1990 प्लेयर मैं कह सकता हूँ, 10 की मैं बात नहीं करूँगा, उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के खेले हुए हैं। मैं अनामिका वाली, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ के तमाम खेलों के बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे मेन मोटिव हम सबके इकट्ठा होने का यही था कि आज से 4 साल पहले 5 फरवरी 2018 में हमारे कोच साहब, जिनका नाम था श्यामलाल शर्मा जी, हॉकी में इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, इनकी डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। और टेक्निकली ये एक टीम को झारखंड से वापस सीनियर नेशनल खिला के वापस पुंछ ला रहे थे, जिसके बीच में एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई थी। इनका कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स में है, ये हम सब ने बताया है। और स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक प्लेयर को स्पेशली अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जब फाइनेंशियल एड चाहिए, तो वहाँ पे भी श्यामा सर ने कभी हमें नहीं छोड़ा। आज देख ही रहे हो कि जो लेट श्यामलाल शर्मा जो हमारे कोच थे, आज उनको 4 साल हुए हैं। इसी के दिन 2019 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली हमने उनको खो दिया था। और उन्हीं के लिए, उन्हीं की रिमेम्बरेंस के लिए आज एक कैंडल मार्च यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है। उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है कि अगर अभी बताने के लिए जाऊँ तो वो बहुत कम होगा। इतनी कंट्रीब्यूशन है कि जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि लड़कियों की हॉकी पहले इतनी डेवलप नहीं थी, बट जब वो आए तो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वहाँ से स्टार्ट हुई। और वही थे जो पुंछ में पहले जिन्होंने टर्फ के लिए डिमांड की थी, और आज वो नहीं है, बट टर्फ का जो काम है वो चल रहा है। बट एक रिक्वेस्ट भी ये है कि टर्फ का नाम जो है वो भी श्याम सर के नाम से होना चाहिए, क्योंकि उनकी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर बेहतर मुस्तकबिल के साथ साथ नए जम्मू कश्मीर का ख्वाब तब पूरा होगा जब जमहूरी तर्ज अमल में हुकूक की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि पहला मसला उस वक्त हल हो जाएगा जब रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, जिसके बाद दीगर मामलात भी सामने आएंगे और सरकारी महकमों के मुलाजमीन जो कारकर्दगी बेहतर दिखाने के बावजूद भी नजरअंदाज हैं, उनके मुतालबात भी मान लिए जाएं। अगर मरकजी सरकार यहाँ के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहते हैं आने वाले असम्बली इंतखाबात में, तो उनको चाहिए कि इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड ग्रांट करें, क्योंकि उससे दुश्मन जो हमारी ताकतें बाहर बैठी है और कोशिश कर रहे हैं यहाँ एक्सप्लॉइट करने की, तो वो नाकाम हो जाए। क्योंकि एक तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, वरना अगर स्टेट यूटी के अंडर ही इलेक्शन किए गए, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लोगों में उत्साह नहीं होगा। तो ये अब मरकजी सरकार कहती है, जब वो कहती है, मानती है, और पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, कि स्टेटहुड हमें देना ही देना है, तो वाई टू मेक इट कंडीशनल? तो फिर पहले ही दीजिए, लोगों में उत्साह हो जाएगी, जम्मू के लोग भी खुश, कश्मीर के लोग भी खुश, हमारा इज्जत बहाल हो गया।
इस वक्त तो ये जो यूटी बनना है ये थोड़ी कश्मीर को जलील नहीं करना है, ये जम्मू की भी बराबर है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर हम एक है, तो इसलिए हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का विकास ऐसे इकदाम उठाए जाए मरकजी सरकार की तरफ से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह हो, गुडविल पैदा हो। मतलब कुछ बात नहीं कर पाते हैं, कुछ दबे हुए हैं, लेकिन सब महसूस करते हैं कि हमसे हमारे साथ ह्यूमिलेशन हुई है। इसलिए हम चाहते हैं मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में सबसे बड़ा ये मेजर है कि स्टेटहुड को कायम कीजिए। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे बेचारे रोज परेशान है, 60,000 डेली वेजर बेचारे परेशान है, उनको रेगुलर किया जाए। जब इतने बड़ा मुल्क है, इतने बड़ा हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो क्यों ना इन गरीब लोगों को रेगुलर करके एक नई उत्साह लोगों में आ जाए और मेन स्ट्रीम के साथ। इस तरह मैंने अभी सुना कि जम्मू में और ये कश्मीर में हाल है कि भाई आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, उनको कई महीनों से सैलरी ही नहीं मिल रही है। तो क्या तमाशा है, गरीब लोग काम करते हैं बजाय इसके। और दूसरा उन्होंने एक और फैसला किया जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को दिए गए थे, अब उस रिक्रूटमेंट की जो उन्होंने पहल शुरू की थी अब वो विड्रा की। ये नया जम्मू कश्मीर है कि आपकी रिक्रूटमेंट अब ऑल इंडिया लेवल पर हो। अगर ये नया जम्मू कश्मीर है कि SRO को भी ख़त्म किया जाए, अगर ये नया जम्मू कश्मीर है कि स्टेटहुड को हटाकर आपको यूटी बनाए, तो ये तो फिर खुदा ही हाफिज है, खुदा ही। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।